नमस्कार। गायत्री बाल निकेतन डेगाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। कल हमने दैनिक जीवन में रसायन पार्ट 5 में हमने अम्ल, क्षार, लवण, लवणों के जो गुण हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ी थी आर्हेनियस की संकल्पना। आर्हेनियस जी ने हमें बताया था कि भाई अम्ल वह होते हैं जो जल के अंदर अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, और क्षार वह होते हैं जो जल के अंदर अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। फिर हमने पढ़े थे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। उसके अपन ने कुछ उदाहरण भी देखे थे। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? वह अम्ल जो जल के अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन दे देते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और वह अम्ल, दुर्बल अम्ल की बात करें, वह अम्ल जो जल के अंदर अपघटित होकर पूर्णतः से H+ आयन नहीं देते हैं, वह जो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आज हम आगे बात करेंगे क्षार के बारे में। क्षार आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा बेसिस वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार जो क्षार के कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण जिससे हमें पता चले कि भाई ये जल के अंदर अपघटित होकर के H+ आयन कौन आंशिक रूप से दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें पता चले। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिक्विड में विलयन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल के अंदर मिलाते हैं तो ये क्या करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल के अंदर, तो K है जो प्लस आयन और प्लस OH-। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जल के अंदर मिलाते हैं तो सोडियम अलग और OH हाइड्रोक्साइड है जो अलग हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख देते हैं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आगे है अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है? ये भी जल में अपघटित होकर के Ca+2, क्योंकि इसकी संयोजकता +2 होती है, प्लस OH-, ये भी किसमें? लिक्विड में। और इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हैं तो ये क्या देता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये कुछ उदाहरण है जो हमने सारों के देखे हैं और अब हम इनके माध्यम से बताएंगे भाई कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल सार है। तो इसके अंदर देखो ये OH है जो पूरा अपघटित होकर अलग हो रहा है, अतः ये कौन सा है सार, अतः ये प्रबल सार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल सार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में हम पीछे भी लवण वाले के अंदर देख चुके हैं भाई, जो प्रबल सार में हमने यही लिखा था NaOH। तो ध्यान से देखेंगे इसका ये सोडियम अलग हो रहा है तो OH अलग हो रहा है। इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आंशिक रूप से ये हाइड्रोक्साइड है जो अलग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दुर्बल। और इसके अंदर भी आंशिक रूप से अलग हो रहा है, अतः ये दो तो किसकी श्रेणी में है, दुर्बल की श्रेणी में। ये दो तो क्या है, दुर्बल सार है। ये दो तो क्या है, दुर्बल सार है। अलग तो हो रहा है पर वो आंशिक रूप से अलग हो रहा है, दुर्बल सार। और ये दो क्या है, ये दो है आपके प्रबल सार। ये क्या है, प्रबल सार। तो आर्हेनियस के अनुसार हम परिभाषित करेंगे सार, प्रबल सार व दुर्बल सार को। आर्हेनियस के अनुसार सार दो प्रकार के होते हैं। सार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल सार, प्रबल सार। तो प्रबल सार को हम परिभाषित करेंगे। प्रबल सार वह सार जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। अर्थात पूर्णतया आयनित का मतलब है कि ये अपना ये OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो अपना पूर्ण है जो जल में दे देते हैं, छोड़ देते हैं। वह सार जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वह सार जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। हो जाते हैं। आयनित का मतलब है कि आयनित का मतलब है कि भाई माइनस का अलग और प्लस का चार्ज अलग, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल सार कहलाते हैं। प्रबल सार, प्रबल दुर्बल सार वह सार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते। अर्थात ये OH है, ये पूर्ण रूप से जल के अंदर नहीं जाता है, कुछ ना अंश है जो इससे जुड़ा हुआ होता है। तो वह सार जो जल में, वह सार जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल सार कहलाते हैं। दुर्बल सार कहलाते हैं। अब यहाँ उदाहरणों की बात करें तो अपने यहाँ जगह नहीं रही है, तो उदाहरण जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर छोटे रूप में उदाहरण है, इसके उदाहरण है किसके, प्रबल सार के।
प्रबल क्षार का उदाहरण क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नोट लगा लेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नोट MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आगे आएगा आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हम खाना अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। उस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने से पेट में हमारे जलन होने लगती है और उस जलन को कम करने के लिए डॉक्टर है जो हमें दवाई के रूप में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल सार नहीं है बल्कि दुर्बल सार है। क्यों है ये दुर्बल सार ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि ताकि उतनी ही मात्रा को कम कर सके जितनी मात्रा के अंदर वो अत्यधिक बना है। बाकी अम्ल रहना चाहिए क्योंकि ताकि हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से हो। आगे है हमारे अगला ये आरेनियस की संकल्पना के अंदर दोनों बातें थी। अम्ल की इसने परिभाषित किया था। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। सार भी दो प्रकार के, प्रबल सार व दुर्बल सार। अब बात यहाँ आती है कि भाई आरेनियस की संकल्पना कहाँ तक सही थी? आरेनियस की संकल्पना वहाँ तक सही थी कि उन पदार्थों तक सही थी जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जिनके अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन कौन से आयन होने चाहिए? या तो हाइड्रोजन आयन होना चाहिए या हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। तो फटाफट यदि उसको जल में डाले तो वो H+ छोड़ता है, हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, तो अपन बता सकते हैं वो अम्ल है। और यदि वो हाइड्रोक्साइड OH- आयन छोड़े तो अपन बता सकते हैं वो क्षार है। अब ऐसे भी कोई पदार्थ है जिसके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्साइड आयन है, उसको कैसे बताए? भाई आरेनियस की संकल्पना के विरुद्ध ये प्रश्न हो गया कि भाई ऐसे भी पदार्थ है जिनके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्साइड आयन है। ऐसे पदार्थों के बारे में कैसे पता चले कि भाई ये अम्ल है या क्षार है? इसके बारे में आरेनियस है जो इसके बारे में आरेनियस की जो संकल्पना है जो नहीं बता पाती। अतः क्या लिखेंगे? नोट लगा के हम लिखेंगे आरेनियस की संकल्पना से उन अम्लों जिनमें H+ हाइड्रोजन आयन व उन अम्लों व क्षारों के बारे में बताया। उन अम्लों जिनमें H+ हाइड्रोजन आयन हो व उन क्षारों जिनमें OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन
हाइड्रोक्साइड आयन, माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन हो, व हाइड्रोजन विहीन अम्लों व हाइड्रोजन विहीन अम्लों व हाइड्रोक्साइड विहीन सारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। बात यही है कि भाई उन्हीं के बारे में बता सकते हैं जिनके अंदर, उन्हीं अम्लों के बारे में बता सकते हैं जिनके अंदर H+ होता है, उन्हीं सारों के बारे में बता सकते हैं जिनके अंदर OH- हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हो। तो इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिकों ने भी अम्ल व क्षार की परिभाषा दी, वो संकल्पना ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये नोट बोलिए। अगला आता आपने ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, इसके अंदर दो वैज्ञानिक थे, दो रसायनज्ञ थे। एक तो डेनिस का रसायनज्ञ था जोहान्स ब्रांस्टेड, और एक अंग्रेज रसायनज्ञ था थॉमस एम लोरी। इन दोनों ने मिलकर ये एक परिभाषा दी कि भाई इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ क्या है कि भाई अम्ल वह है जो प्रोटॉन देता है, अर्थात जिसके अंदर H+ नहीं हो तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। उसकी पहचान ऐसे करेंगे कि अम्ल वह जो अम्ल वह है जो प्रोटॉन देता है और क्षार वह है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी, तो लिखेंगे कि डेनिस के वैज्ञानिक, डेनिस रसायनज्ञ जोहान्स ब्रांस्टेड-लोरी, जोहान ब्रांस्टेड व थॉमस एम लोरी व अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी ने अम्ल व क्षार की परिभाषा, अम्ल व क्षार के प्रोटॉन के आधार पर परिभाषित किया। प्रोटॉन के आधार पर परिभाषित किया। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी, इन्होंने परिभाषा दी कि अम्ल वह है जो
अम्ल प्रोटॉन दाता है, वह क्षार प्रोटॉन ग्राही है। उन्होंने क्या कहा, अम्ल प्रोटॉन दाता है, अम्ल प्रोटॉन दाता है वह क्षार प्रोटॉन ग्राही है, क्षार प्रोटॉन ग्राही है। इसको अभिक्रिया के माध्यम से बताया, तो ध्यान से देखेंगे कि H क्या है, ये प्रोटॉन है ना, प्लस B, और अभिक्रिया के माध्यम से यहाँ हो गया A माइनस प्लस BH प्लस। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जिसके पास H प्लस होता है, जिसके पास H प्लस होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता। तो ये अम्ल है, पहले इस तरफ अपन ध्यान देंगे, ये अम्ल है, इसके पास कुछ नहीं है अर्थात ये क्या है भाई, क्षार है। इसके पास H है अर्थात ये अम्ल है, इसके पास ये क्षार है। हम अपन ने क्या बात कही थी, अपन ने बात की थी अम्ल है जो प्रोटॉन दाता है। अम्ल की पहचान अम्ल की पहचान कैसे होगी, अम्ल है जो प्रोटॉन दाता। तो इसने अपना H है जो इसको दे दिया, इसने अपना H है जो इसको दे दिया, इसने अपना H प्लस है जो इसको दे दिया, अर्थात अब H इसके पास आ गया। ध्यान से समझना, ये अम्ल इस तरफ, ये अम्ल क्यों है, क्योंकि इसके पास H है, ये अम्ल हो गया। इसके पास कुछ नहीं है, ये क्या है, क्षार है। इसने अपना H है जो इसको दे दिया, इसने अपना H है जो इसको दे दिया, अर्थात ये इसके पास अब H है, तो ये क्या है, अब अम्ल हो गया। ये क्या हो गया, अब अम्ल हो गया। वो कौन सा अम्ल हुआ, ये संयुग्मी अम्ल हुआ। ये कौन सा अम्ल हुआ, संयुग्मी अम्ल हुआ। ध्यान से बात आ रही है नहीं आ रही, पहले इस तरफ वाला भूल जाओ, वापस मैं एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ, वापस एक बार मिटा के मैं और रिपीट करता हूँ। वापस ध्यान से देखना इस बात को, बहुत ही आपको जल्दी से समझ में आएगा। ध्यान से देखना कि सबसे पहले देखो भाई, H किसके पास है, इसके पास है, अर्थात ये अम्ल है इस तरफ, और इसके पास कुछ नहीं है अर्थात ये क्या भाई, क्षार है। और ये अपना H है, ये अपना H है जो इसको दे रहा है, अर्थात अब ये किस में बदल गया, अम्ल में बदल गया। कौन सा अम्ल है, ये संयुग्मी अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल है। और अब इसके पास क्या है, H है नहीं, तो अर्थात ये किस में बदल गया, क्षार में। तो ये कौन सा है, संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार। अब इसको हम और अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। कौन सी अभिक्रिया, हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं, H2O प्लस NH3। आपकी अभिक्रिया दे रखी है बुक में ये, तो ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात देखना, यहाँ हम क्या मान लेते हैं, H2O अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो सबसे पहले अम्ल, अम्ल ये तो अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो H2O अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो ये क्या करेगा, ये इसको H देगा, ये इसको H देते ही ये किस में बदल जाएगा, ये क्षार है जो किस में बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में बदल जाएगा। और ये H दे करके ये किस में बदल जाएगा, संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा। ये बात समझना, यहाँ पे ये अम्ल है, ये क्षार है। ये अम्ल अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, अम्ल प्रोटॉन दाता, अर्थात ये H है जो इसको देगा, ये H है जो इसको देगा, ये H इसको दे के क्या बना देगा, ये इसको बना देगा संयुग्मी अम्ल। देखो हम आगे बात करते हैं, आगे मैं लिखता हूँ, तो ये H इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH4। इसने एक H इसको दे दिया, तो इस तरफ क्या बचा, प्लस OH, ये तो क्या हो गया, माइनस, ये हो गया प्लस। भाई जो देता है वो तो क्या हो जाता है, माइनस, और जो लेता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। ये इसने क्या ग्रहण किया, संयुग्मी अम्ल, और ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। ये अम्ल है, इसने H इसको दिया है और अमोनिया में परिवर्तित कर दिया है, इसने इसको दिया है, तो ये H ग्रहण करते संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है, और ये H देख के ये किस में बदल जाता है, संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। आगे बात समझ में, और हम इसकी आगे और अभिक्रिया देखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे भी। और आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।